A very good morning to everyone. Welcome to Vedanta IAS Academy. Today in this particular discussion session or today in this particular lecture we will be talking about the recent budget जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज़ किया था, द यूनियन बजट 26-27. ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा बजट जब भी आता है वो अपकमिंग ईयर के लिए होता है. सो इट इज़ बजट 26-27. सो हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे. व्हाट इज़ दिस बजट, what are the important key points or the key highlights of these budgets. ठीक है, हम सब चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप समझिए, जब भी आप बजट पढ़ते हैं, बजट स्टैटिक फॉर्म में भी पढ़ा जाता है दो सब्जेक्ट में. वन इज़ पॉलिटी. आप पॉलिटी में भी बजट पढ़ोगे, उस समय बजट कैसे पास होता है ये पूरा प्रोसेस आप पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड आप बजट इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, जहां पर आप बजट के इकोनॉमिक कंपोनेंट को पढ़ते हैं. ठीक है, हम स्टैटिक कंपोनेंट में अभी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द स्टैटिक कंपोनेंट बिकॉज दैट यू विल बी कवरिंग अप इन योर पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक क्लास. आज के क्लास का हमारा जो मेन फोकस है वो जो रिसेंट बजट था, उस रिसेंट बजट से रिलेटेड अपडेट्स को देखना है कि जो रिसेंट बजट था उस बजट में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को मेंशन किया गया था. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दिस बजट. सो दिस इज द यूनियन बजट ऑफ 26-27. नाउ हमारा ये जो बजट का डिस्कशन है, इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज विल टॉक अबाउट व्हाट इज यूनियन बजट, राइट. सो विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज यूनियन बजट. We'll talk about the interesting facts related to budget. कुछ basic facts हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. And then we'll talk about this recent budget, that is budget 26-27. और इस बजट की डिस्कशन में हम दो कंपोनेंट में इस डिस्कशन को ब्रेक कर सकते हैं. वन, we will be talking about the schemes which are launched or which have been announced by the government. And second, we will talk about some of the data related to the other expenditure, receipt and all those things. जो भी बजट में important data दिया गया है which is important for us from our exam point of view. ठीक है, so exam point of view से जो भी data important है उस data के बारे में भी हम discussion करने वाले हैं इस particular discussion session में. ठीक है, right. So very first, what is union budget? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज एन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 112 जो बजट के बारे में बात करता है बट विदाउट यूजिंग द टर्म बजट. रिमेंबर, द टर्म बजट इज नोवेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल नंबर 112. इनफैक्ट आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जिसमें रिसीट एंड एक्सपेंडिचर मेंशन किया गया है. ठीक है, so union article number 112 of Indian constitution, this talks about union level का budget but without using the term budget, so it mentions annual financial statement. क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टेट लेवल पे कौन सा आर्टिकल है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है या फिर कहिए तो बजट की बात कर रहा है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टेट लेवल का बजट यानी स्टेट लेवल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इट इज आर्टिकल नंबर 202. ठीक है, सो 202 ये स्टेट लेवल की बात करता है और 112 टॉक्स अबाउट द यूनियन लेवल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ये आर्टिकल कहता है कि हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा. एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें गवर्नमेंट का रिसीट और एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा और इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा. ठीक है, सो अब सवाल है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? तो देयर वी हैव अ डिवीजन कॉल्ड बजट डिवीजन, राइट. दिस इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में देयर वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. उसमें देयर इज अ बजट डिवीजन. यही वो बजट डिवीजन है जो यूनियन बजट प्रिपेयर करती है. ठीक है, नाउ वंस एक बार यूनियन बजट प्रिपेयर हो जाता है तब इसे पार्लियामेंट में पेश करने का जो पावर है, जो काम है, वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का. करंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण. ठीक है, सो आपने देखा होगा कि इन्होंने बजट लाकर पार्लियामेंट में पेश किया.
लेकिन पेश कैसे किया जाता है, तो वंस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेडी, शी विल गो टू द प्रेसिडेंट। वो पहले डॉक्यूमेंट लेकर प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट से परमिशन लेती है कि मैं जाकर उसको पेश करूं। वो परमिशन को कहा जाता है रिकमेंडेशन। आप कभी भी नोटिस करिएगा, अगर आपने नोटिस किया हो, बजट जो पेश होता है, जो बजट पेश होता है, बजट इज इंट्रोड्यूस्ड एट 11 AM इन द पार्लियामेंट, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर 11 AM को पार्लियामेंट में बजट को पेश करती है 1 फरवरी ऑन 1 फेब। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, इससे ठीक 1 घंटा पहले यानी 10 AM को फाइनेंस मिनिस्टर जाती है राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के पास जब जाती है तो शी एक्चुअली गोज टू टेक द परमिशन, एंड दैट परमिशन इज नथिंग बट द रिकमेंडेशन। जब यहां से रिकमेंडेशन मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, देन शी गोज टू द पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट में जाकर वो 11 बजे इसे पेश करती है। और ये टाइम भी एकदम फिक्स है, एट 10 o'clock शी विल गो टू द राष्ट्रपति भवन। और आप देखिएगा राष्ट्रपति भवन में जब फाइनेंस मिनिस्टर जाती है, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट गिव्स हर रिकमेंडेशन, और बाद में रिकमेंडेशन के साथ में वो दही और चीनी खिलाती है, मुंह मीठा करके भेजती है कि जाओ अब, ठीक है। जैसे एग्जाम हम देने जाते हैं तो मम्मी दही चीनी खिलाकर भेजती है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, दही चीनी खिलाकर भेजती है। हाँ, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड हलवा सेरेमनी, वो क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ भी, ठीक है। तो ये वाला एक चीज होता है, दिस इज 10 AM को शी टेक्स द परमिशन। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कॉजेज इट टू बी लेड बिफोर द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यही और कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट रेकमेंड करती है, और उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर 1 घंटे बाद 11 बजे टाइम के हिसाब से 11 बजे 1 फेब को शी प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ये वाला चीज। नाउ अब बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं और बाद में हम उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। द फैक्ट्स रिलेटेड टू बजट। पहले बजट जब फाइनेंस मिनिस्टर लेकर पार्लियामेंट जाती थी तो उस समय एक सूटकेस लेकर चलती थी, ब्रीफ केस जैसा एक बैग होता था रेड कलर का। दिस इज द बैग, आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके का बैग होता था। इसी बैग के अंदर में, यानी ये जो ब्रीफ केस होता था उसी के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट रहता था, एंड शी यूज्ड टू टेक दैट डॉक्यूमेंट। और फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाने से पहले फोटो सेशन होता है, फोटो अपना सारा चीज़ क्लिक करवाती थी, एंड देन उसके बाद में वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगी और फिर वहाँ पर ब्रीफ केस को खोला जाएगा, पेपर निकाला जाएगा, एंड शी विल गिव हर स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो पहले ये कॉन्सेप्ट था कि वो ब्रीफ केस लेकर आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई ब्रीफ केस से काम नहीं चलेगा, हम ब्रीफ केस नहीं, हम इंडिया के पुराने ट्रेडिशन, जहां सारे व्यापारी लोग, अगर आप देखेंगे सारे ट्रेडर्स लोग एक बही खाता रखते थे, ठीक है, जो आज भी रखा जाता है। जितने भी आप व्यापारी लोग के पास जाएंगे, ट्रेडर्स लोग के पास, दे हैव अ डॉक्यूमेंट, एक बुक जैसा बना के रखते हैं लाल कलर का, है ना, जिसका दिवाली के दिन उन लोग पूजा भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड बही खाता। वो इंडिया का ट्रेडिशन है। सो मोदी सरकार ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल गिव अप दिस ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ कैरिंग अ ब्रीफ केस, इंस्टेड ऑफ दिस बही खाता लेकर जाया जाएगा। तो ये चेंज किया गया था 2019-20 में, 2019 में, बेसिकली 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने ये एक फैक्चुअल चेंज किया है। द चेंज इज, अर्लियर ब्रीफ केस यूज किया जाता था, ब्रीफ केस हटाकर बही खाता। बही खाता इज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर पेपर रखा जाता था, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर फोटो खिंचाएगी, उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर जाएगी और उसके बाद वो वही फोल्डर खोलेगी, उसमें से पेपर निकालेगी, एंड देन शी विल रीड। आगे चलकर मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम पेपर का यूज बंद कर देंगे, विल गो डिजिटल, राइट। सो हेंस 2021 में, 2011 में गवर्नमेंट ने पेपर को भी डिसबैंड कर दिया, मतलब पेपर यूज करना छोड़ दिया, एंड दे स्विच टू डिजिटल। सो इंडियन बजट को पहली बार डिजिटलाइज किया गया,
यानी टैबलेट के अंदर, टैबलेट के अंदर ही पूरा का पूरा फोल्डर है। शी विल कम हियर इन द पार्लियामेंट, ये जो फोल्डर है इसको खोला जाएगा, इसमें से टैबलेट निकालेगी और वो टैबलेट में से फटाफट पड़ेगी। अब कोई हार्ड कॉपी नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी में से रीड करके कंप्लीट करेगी। ठीक है, सो ये वाला एक चेंज किया गया था। ये एक फैक्चुअल कुछ समझिए, उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। ठीक है, देन अब ये जो पीस ऑफ पेपर होता है, पहले हार्ड कॉपी था, अब सॉफ्ट कॉपी है। दैट पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड ब्लू शीट। ठीक है जी, उसको ब्लू शीट कहा जाता है दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, जिसके ऊपर पूरा बजट का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स रिसीट, एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग वॉट एवर इज मेंशन। ठीक है, गॉट इट। नाउ बजट इंट्रोड्यूस करने का टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस किया गया। देखिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम बजट जो इंट्रोड्यूस करते थे प्रायर टू 1999 से पहले का क्या सिचुएशन था? द बजट वॉज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 28th ऑफ फेब at 5 PM in the evening. This was the concept, right? 1999 से पहले। बट 1999 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया और बोला कि अब 28th ऑफ फेब को हम बजट इंट्रोड्यूस करेंगे, बट नॉट एट 5 PM बट एट 11 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो दिस चेंज वॉज डन। नाउ वी कंटिन्यूड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। आगे चलकर आता है ईयर 2017। इन द ईयर 2017 मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 11 बजे तो हम बजट इंट्रोड्यूस करते ही है, बट अब से ये 28th ऑफ फेब को नहीं होगा बल्कि 1st ऑफ फेब को किया जाएगा। सो दिस चेंज वाज अगेन डन ऑन इन द ईयर 2017। तो 2017 का पहला बजट है जब 1st ऑफ फेब को बजट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये चेंज क्यों किया गया? रीजन ये है, द मोदी गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन कि जब आप 28th ऑफ फेब को बजट इंट्रोड्यूस करते हो तो बजट पास होते होते पूरा है ना ये मई तक पहुंच जाता था। ठीक है, आप इमेजिन करिए मई के एंड तक चले जाता है। ठीक है, सो अब वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1st ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च। ठीक है, यानी आप इमेजिन करिए 1st ऑफ अप्रैल to 31st of March, this is the financial year, right? So if we say कि financial year हम बात कर रहे हैं 2025 और 26 के लिए, 2025, 26। ठीक है, अब जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था वो 25 के 28th ऑफ फेब को, इमेजिन करिए 28th ऑफ फेब, और ये बजट पास होते होते ही मई तक पहुंच जाता है। मई क्या एंड हो जाता है, तब तक जाकर बजट पास हो रहा है। तो बजट पास जब तक नहीं हुआ उससे पहले ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, राइट? और जब बजट पूरी तरीके से पास होगा उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा रिलीज होने वाला है एंड गवर्नमेंट विल गेट द मनी टू स्पेंड, राइट? तो ये पैसा कब मिलेगा? फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। दिस कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ गुल्लक, जिस गुल्लक में से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को टू डू द एक्सपेंडिचर। लेकिन ये कब होगा? ओनली व्हेन द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जब तक बजट पार्लियामेंट पास नहीं करेगी तब तक इसमें से 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। और ये पास होता था मई एंड तक, और फाइनेंशियल ईयर 1 महीना पहले से ही 1st ऑफ अप्रैल से ही शुरू हो चुका है, राइट? तो अब गवर्नमेंट को लिए प्रॉब्लम हो जाता था कि एट दिस टाइम, ये जो 1-2 महीने का टाइम है, इन दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन गवर्नमेंट के पास एक्सपेंड करने के लिए पैसा ही नहीं होता था कई बार, ठीक है? और इसके लिए गवर्नमेंट नीड टू गेट सम बोरोविंग और यू कैन से एडवांस फ्रॉम द पार्लियामेंट। उन्हें एक एडवांस लेना पड़ता था, उस एडवांस को ही कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, ठीक है? जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज एन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल नंबर 16, इन दैट यू विल रीड अबाउट वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट इज नथिंग बट द एडवांस दैट गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएट बिल अभी तक पास ही नहीं हुआ। ये जो फाइनल बिल पास होता है ना उसको हम अप्रोप्रिएट बिल बोलते हैं, ठीक है? सो मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये एडवांस का चक्कर ही खत्म कर देते हैं, ये एडवांस लेना नहीं पड़ेगा, एक काम करो बजट ही 1 महीना आगे सरका दो।
सो दैट ये पहले ही पास हो जाएगा एंड वी कैन गेट द मनी ऑन टाइम, हमें एडवांस लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो वोट ऑन अकाउंट इज स्टिल देयर आर कॉन्सेप्ट, स्टिल वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वोट ऑन अकाउंट, लेकिन अब इसका यूजेज कम हो गया। प्रायर टू 2017 वोट ऑन अकाउंट हर साल होता था, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को एडवांस लेना पड़ता था, बट अब ये एडवांस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब एडवांस की जरूरत नहीं है क्योंकि बजट ही हमने आगे सरका दिया है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये वाला चीज कि पहले प्रायर टू 1999 28 ऑफ फेब को 5 PM को बजट इंट्रोड्यूस होता था। इन द ईयर 1999 टाइम चेंज हो गया, 11 AM हो गया, बट स्टिल वी कंटिन्यूड ऑन द सेम डेट 28 ऑफ फेब। 2017 में मोदी गवर्नमेंट चेंज कर दिया, 28 फेब से इसको शिफ्ट करके बना दिया 1 ऑफ फेब, ठीक है जी, डन। नाउ सो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है इस स्लाइड में कि वी हैव चेंज दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। या पर ये जितना भी इमेजेस फॉर्म आपको दिखेगा ये सारा का सारा इमेज PIB का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, जो अभी उन लोग ने बजट रिलीज किया था उसके बेसिस पे, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड हलवा सेरेमनी। ये हलवा सेरेमनी क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि बजट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 ऑफ फेब, राइट, लेकिन इससे ठीक 10 दिन पहले, यानी 1 ऑफ फेब से 10 दिन पहले अगर आप जाएंगे तो मान के चलिए 20 जनवरी हो गया, 28 ऑफ जैन, ठीक है। ये 10 डेज का ड्यूरेशन होता है। इसी 10 डेज के टाइम पर बजट का फाइनल कॉपी प्रिंट किया जाता है। इससे पहले बजट के लिए अलग अलग जगह से है ना डिमांड्स को मंगाया जा रहा था कि कौन सी मिनिस्ट्री की कितनी डिमांड है, एन इंटायर फॉर्मुलेशन का काम किया जा रहा था। इससे पहले बजट फॉर्मुलेशन का काम हो रहा था, बट बजट प्रेजेंटेशन से ठीक 10 डेज पहले शुरू हो जाता है बजट प्रिंटिंग का काम, ठीक है। और याद रखिएगा इस समय जो बजट प्रिंट हो रहा है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। द सेम फॉर्म में 1 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेजेंट करेगी इन द पार्लियामेंट, द सेम फॉर्म, राइट। तो इस टाइम पर बजट लीक नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट वांट कि बजट ही लीक हो गया है, यहां पर जाएगी बोलने उससे पहले ही पूरे इंडिया को पता है क्या क्या बजट आने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। बजट मस्ट ऑलवेज बी फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। उससे पहले किसी को भी ये नहीं पता होना चाहिए एक दिन पहले भी कि बजट में क्या लिखा हुआ है। वी वांट दैट लेवल ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। सो हेंस क्या किया जाता है कि ये जो प्रिंटिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, all the people from the finance ministry who are involved in the printing of this entire budget, उन लोगों को लॉक इन कर दिया जाता है, ठीक है। और ये लॉक इन कब होगा? 10 दिन पहले, यानी 20 जनवरी मान के चलिए, 20 जनवरी से। तो लॉक इन होने से पहले इन लोग यहाँ पर एक सेरेमनी करते हैं। दिस सेरेमनी इज कॉल्ड हलवा सेरेमनी, जिसमें हलवा बनाया जाता है। सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स लोग जो लॉक इन होने वाले हैं उन सबको फाइनेंस मिनिस्टर ये हलवा खिलाती है। हलवा खिलाने के बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री का खुद का जो बिल्डिंग है उसी के बेसमेंट में प्रिंटिंग होने का काम होता है। उसी बेसमेंट में ये सब लोगों को लॉक कर दिया जाता है। मतलब फॉर 10 डेज दे विल बी कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ना तो आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, ना तो किसी से इन पर्सन मिल सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्यों है? सो दैट इन लोग किसी को भी गलती से एक लाइन भी बताए नहीं। दैट लेवल ऑफ सीक्रेसी वी वांट इन दिस बजट, ठीक है। सो फॉर दिस थिंग दिस हलवा सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड कि हमारा बजट फॉर्मुलेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, राइट। और अब हम फाइनल प्रिंटिंग पे जाने वाले हैं। विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये हलवा सेरेमनी, और उसके बाद लॉक इन हो गया। 10 डेज का टाइम, 10 डेज के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर इसे लेकर पेश करेगी। और जैसे बजट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है उस टाइम उन लोगों का लॉक इमेजिन करिए जैसे खोल दिया जाता है, दे आर रिलीज्ड, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हलवा सेरेमनी। सो द ऑफिशियल इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द बजट पार्टिसिपेट इन द सिंबॉलिक रिचुअल्स कॉल्ड एज हलवा सेरेमनी। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ लॉक इन पीरियड। यहीं से लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? डन। नाउ बजट जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा एट दैट टाइम, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगी, एट दैट टाइम शी गिव्स द स्पीच, राइट। उसको हम बोलते हैं बजट स्पीच, राइट।
बजट स्पीच आज तक सबसे बड़ा लंबा किसने दिया है? तो सबसे लंबा ड्यूरेशन का बजट स्पीच देने का, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का दिस रिकॉर्ड इज विथ निर्मला सीतारमण। ठीक है जी, इन्होंने 2020 में 2 hours 42 मिनट का बजट स्पीच दिया था। दिस इज द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच टिल डेट, राइट। अगर आप बजट स्पीच में नंबर ऑफ वर्ड्स यूज करने के ऊपर जाएंगे तो उसमें आ जाते हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह, इन्होंने 18,650 वर्ड्स यूज किया था। ठीक है, देन शॉर्टेस्ट बजट 1977 में हीरूभाई पटेल ने ही इंट्रोड्यूस्ड और ही गिव दिस बजट स्पीच। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच। ठीक है, एनीवे ये आपके एग्जाम में वैसे नहीं पूछेगा, बट ये आपके समझने के लिए कुछ बेसिक फैक्ट्स पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पे स्विच करेंगे। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने 2026-27 में बजट अभी इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज व्हाट नंबर ऑफ हर बजट, आई मीन बजट प्रेजेंटेशन, कितने टाइम, कौन सा नंबर था ये? दिस वाज द 9th बजट दैट शी हैज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम बजट इंट्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड है विथ मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने अब तक 10 टाइम्स बजट इंट्रोड्यूस किया है और he hold this particular record. Now, the first women to introduce the union budget was Indira Gandhi. In the year 1969, when she was the Prime Minister of India, she was also the Finance Minister. She was holding this portfolio as well. And in this year 1969, उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया था and she is the first women, आप एक तरीके से बोलिए, to introduce the union budget. ठीक है, then फिर हलवा सेरेमनी कब होता है? तो 10 डेज, जो मैंने आपको बता भी दिया कि 10 दिन पहले, ये बजट इंट्रोडक्शन से 10 दिन पहले की कहानी है। ठीक है, देन एक चीज है रेलवे बजट। आपको पता है पहले यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करती थी और रेलवे का बजट सेपरेटली रेल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया करते थे, राइट सिंस 1924। 1924 से देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, राइट सिंस 1924 यही कॉन्सेप्ट चल रहा था टिल द ईयर 2015, 2015 तक। क्या होता था? जब जब बजट इंट्रोड्यूस होता था तो यहाँ 2 बजट इंट्रोड्यूस होता था। एक फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करती थी, दिस वाज कॉल्ड जनरल बजट, और स्पेशली रेलवे का अलग से बजट होता था विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेल मिनिस्टर। ठीक है, बट इन द ईयर 2016, 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि रेल बजट को सेपरेट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब ओवरऑल बजट के बराबर का रेल बजट अपने आप में उतना वॉल्यूम का होता था, तो इट वाज रिक्वायर्ड की टू इंट्रोड्यूस इट सेपरेटली। बट नाउ रेल बजट इतना बड़ा भी नहीं है, इतना बड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसे सेपरेटली इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। हेंस इन द ईयर 2016 गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वी विल मर्ज द इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑफ दिस। अब फाइनेंस मिनिस्टर ही अकेला एक जनरल बजट इंट्रोड्यूस करेगी और इसी जनरल बजट के अंदर रेल बजट भी आ गया है। दिस इज जनरल बजट जिसके अंदर रेल बजट भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो इन द ईयर 2016 द रेल बजट वाज क्लब्ड विद द जनरल बजट। नाउ इट इज नॉट इंट्रोड्यूस सेपरेटली, है ना, राइट। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला रेल बजट किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो बजट किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इट इज आर.के. संगमुखम चेट्टी। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वित्त मंत्री यानी पहले फाइनेंस मिनिस्टर है आर.के. संगमुखम चेट्टी, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड यू कैन से ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, देन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अर्लियर सूटकेस का, ब्रीफ केस का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। दिस ब्रीफ केस से इसको स्विच करके वी शिफ्टेड इट टू बही खाता कि नाउ द बजट विल बी इंट्रोड्यूस्ड और बजट विल बी ब्रॉट अप इन द बही खाता, दैट फोल्डर। दिस वाज डन इन द ईयर 2019-20 वाले बजट में, यानी 2019 में किया गया था। एंड देन पहले
द बजट पेपर में होता था, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, और फाइनेंस मिनिस्टर एक एक कॉपी पलट पलट के पढ़ती थी। अब डिजिटल फॉर्म में होता है, टैब में ही सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी कोई पढ़ेगी, एंड दिस वाज डन इन द ईयर 2021-22। ठीक है जी, अब सॉफ्ट कॉपी में होता है। नाउ जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करती है, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करती है, एट दैट टाइम शी इंट्रोड्यूस और शी प्रेजेंट्स 3 डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, जब भी बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी 1 फेब को, तो फाइनेंस मिनिस्टर 3 डॉक्यूमेंट लेकर आती है। एक डॉक्यूमेंट आने वाले टाइम का डिमांड, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इमेजिन करिए 2024, 2025 एंड देन वी हैव 2026, और ये भी 1 फेब, ऑफ कोर्स ये भी 1 फेब और ये 1 फेब। ठीक है, यहां पर उन्होंने एक बजट इंट्रोड्यूस किया था, दिस वाज द बजट, हम इसको बोलेंगे 24-25। ऑलवेज रिमेंबर, बजट जो होता है आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपकमिंग ईयर के लिए, है ना। अगर आपको आने वाले या इस मंथ के लिए पैसा चाहिए तो आप उसमें लिखेंगे कि मेरा ये खर्चा है, एंड यू विल गिव इट टू योर पेरेंट्स सेइंग कि भाई इतना पैसा मेरे को चाहिए, है ना। तो बजट हमेशा अपकमिंग ईयर के लिए होता है। तो यहाँ बजट है फॉर 24-25। सेम वे यहाँ पर बजट जो होगा, दिस विल बी फॉर 25-26, ठीक है, एंड दिस बजट इज फॉर 26-27, है कि नहीं। सो दिस इज अ बजट फॉर 26-27। तो अभी जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया, दिस इज अ बजट ऑफ 26-27, करेक्ट है, ओके। नाउ अब क्या होता है कि इन्होंने ये जो बजट बनाया था, इसके लिए हिसाब से इन्हें जो पैसा मिला वो फॉर 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए पैसा मिला था, 31 मार्च 2025 के लिए, है कि नहीं, राइट। लेकिन व्हेन यू कम टू आस्क अ न्यू डिमांड नेक्स्ट ईयर के लिए, तो पार्लियामेंट आपसे ये भी तो पूछेगा ना, पिछले साल जो पैसा दिया था पूरा खर्चा किया नहीं किया, क्या किया, वो भी तो हिसाब दो, है कि नहीं। तो शी इज टू प्रेजेंट द रिवाइज्ड बजट ऑफ लास्ट ईयर, कि मैं पुराना का भी रिवीजन दे रही हूं, वो उसको बोला जाता है जब आप पेश करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट बजट। आपने एस्टिमेट प्रेजेंट किया है कि कमिंग ईयर के लिए मुझे इतना डिमांड है, so she presents the estimate budget. But when she goes next year and she presents an estimate budget, so at this time parliament will say give me the revised budget as well, कि आपने जो लास्ट ईयर पैसा मांगा था, मैंने पैसा दिया, वो पैसा आपने कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किया भी या नहीं किया, उसका भी मेरे को एक डिटेल दो, ठीक है। सो शी विल सबमिट द लास्ट ईयर का रिवाइज्ड बजट, रिवाइज्ड बजट, ठीक है जी। ये कौन से ईयर के लिए है, 2024-25 का, व्हाट इट। लेकिन आप ये बताइए 2024-25 ये कब तक के लिए है, 31 मार्च, बट ये डेट कौन सा है, 1 फेब। वो वाला बजट ईयर तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है, राइट। सो हाउ कैन यू गिव मी द एक्यूरेट बजट। आपने रिवाइज्ड बजट एकदम एक्यूरेट दिया है, ये कैसे बोला जा सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट ये तो 1 फेब को इंट्रोड्यूस हो रहा है, रिवाइज्ड बजट बनाने में भी तो 1 महीना लगा होगा। आप इमेजिन करिए, उन्होंने तो सिर्फ 31 दिसंबर तक का ही रिवाइज्ड बजट बनाया है, राइट, व्हाट इट। तो फिर ये रिवाइज्ड बजट एकदम एक्यूरेट तो है ही नहीं। तो पार्लियामेंट बोलता है एक काम करो, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, रिवाइज्ड बजट इज इनकम्प्लीट, यू गिव मी समथिंग एल्स विच इज कंप्लीट रिवाइज्ड बजट। सो पार्लियामेंट में वो उससे भी प्रीवियस ईयर का एक पेश करती है, तो दैट इज, इसको कहा जाता है एक्चुअल बजट या एक्चुअल एस्टिमेट, एंड दिस इज ऑफ 23 and 24, got it। The same way is here, she came up with the estimate budget कि भाई मेरा ये estimate है for the year 26-27,
पार्लियामेंट बोलेगा कि भाई ठीक है वी विल गिव यू, बट लास्ट ईयर जो दिया था उसका भी तो एस्टिमेट बताओ कि उसका क्या हुआ, पूरा खर्चा किया भी किया नहीं किया। तो शी विल प्रेजेंट व्हाट, रिवाइज्ड बजट फॉर लास्ट ईयर, दैट इज 25-26 वाला, प्रीवियस ईयर वाला, गॉट इट। लेकिन क्योंकि ये ईयर तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, दिस इज स्टिल 31 मार्च एंड दिस इज स्टिल एट 1 फेब, वो वाला तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और वो भी आपने बनाना 1 महीना पहले से शुरू किया होगा, यानी आपने 31 दिसंबर तक का ही रिवाइज्ड बजट बनाया है लास्ट ईयर का, वो कंप्लीट है नहीं। तो आपको एक कंप्लीट भी देना पड़ेगा कि आपने इफ नॉट प्रीवियस ईयर तो उससे भी पहले का जो ईयर था उसमें पूरा एक्यूरेट खर्चा किया था नहीं किया था, क्या कंडीशन था, पूरा उसका एक्चुअल रिवाइज्ड बजट दो। सो दिस इज ऑल्सो जो प्रीवियस ईयर का है, दैट इज फॉर 24 एंड 25, दिस इज ऑल्सो अ रिवाइज्ड बजट, लेकिन ये एकदम कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल एस्टिमेट। ये है रिवाइज्ड एस्टिमेट और वो है एस्टिमेट बजट करके, गॉट इट। सो 3, so whenever finance minister presents the budget, she comes up with the 3 document. One is the budget for the upcoming year 26-27, then she also presents the revised estimate which is of the previous year 25-26, और एक एक्चुअल एस्टिमेट होता है पूरा एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ में, वो उससे भी एक प्रीवियस ईयर दैट इज 24-25 का, गॉट इट, है कि नहीं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है by the finance minister on 1st of Feb of every year. Got it? Done? Then, so these are some of the basic factual information जो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम हमारे करंट बजट के ऊपर, ठीक है। नाउ जो करंट बजट यानी 1st of Feb 2026 को इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस बजट जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ, दिस पर्टिकुलर बजट, इसे कहा गया है कि दिस इज युवा शक्ति ड्रिवन बजट, ठीक है। यानी ये युवा शक्ति के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया है, यूथ के ऊपर फोकस किया है, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है ना, उसके ऊपर फोकस है, यूथ को स्किल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर ये बजट का एक मेन फोकस रहा है, राइट। सो द थीम इज बेसिकली यूथ एम्पावरमेंट और युवा शक्ति, ठीक है। सो गवर्नमेंट का संकल्प है टू फोकस ऑन पुअर, तो दिस बजट इज टू अ लार्जर एक्सटेंट इट इज फोकस्ड ऑन पुअर, it is focused on underprivileged section and disadvantaged section, like for example disabled लोग जो है ना, जिसको हम specially enabled बोलते हैं, right। so specially enabled लोगों के ऊपर फोकस है, marginalized section के ऊपर फोकस्ड है, like women's के ऊपर फोकस है, right। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जैसे वैसे जो vulnerable section है, इन सभी के ऊपर स्पेशल फोकस इस बजट का रहा है, ठीक है। सो द बजट इज युवा शक्ति ड्रिवन, मतलब यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, एंड देन नेक्स्ट फोकस है वो इस फोकस है, ठीक है। नाउ ये जो बजट है, इस बजट में गवर्नमेंट ने अपने 3 कर्तव्य बताया है कि अपकमिंग ईयर के लिए वी आर डिमांडिंग मनी, और ये जो मनी है हमारा डिमांड है अपकमिंग ईयर के लिए, हमारा 3 फोकस एरिया या 3 कर्तव्य दैट वी विल बी डूइंग। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है उसी को हमें सस्टेन करके रखना है, एंड ऑल्सो वी नीड टू गिव अ मोर पुश, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन फोकस एरिया। द सेकेंड फोकस एरिया इज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, यानी लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को एंकरेज करना है, प्लस एट द सेम टाइम लोगों का स्किल अपग्रेडेशन करना है, एवरी तरीके से, है ना, इन ऑल डायमेंशन लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको हमें टारगेट करना है। एंड देन थर्ड कर्तव्य इज अ विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, दैट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा। वी विल मेक श्योर कि ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल दे पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ इंजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट का काम क्या है? टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी। हम इंडिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे स्किल करवाएंगे, एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस होगा।
जितनी एफिशिएंसी फोकस्ड में रहेगी उतनी ही कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो हमारा ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। वी नीड टू कम्पीट विद द ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स एंड फॉर दैट दी एफिशिएंसी आपको बढ़ाना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना ज़रूरी है। तो हम जब चाइना को टारगेट करने लायक बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, और ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी और ग्रो करेगी, है कि नहीं। So this is how we will be focusing on building the resilience to volatile global dynamics. Global dynamics are changing very fast, very rapidly. क्यों? क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो टैरिफ वॉर काफ़ी होता है अमेरिका और चाइना के बीच में, या अमेरिका इंडिया के साथ ही करता है, टैरिफ लगा देता है एंड ऑल दिस थिंग। दिस ऑल कॉजेज द ग्लोबल वोलेटिलिटी। बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डायनेमिज्म है, उस डायनेमिज्म से अक्सर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है unless and until your economy is well, self-prepared to counter that particular volatility, right? So इसके लिए हम हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथन कर देंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, हमारी एफिशिएंसी इतनी डेवलप कर लेंगे कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, एंड बाय दिस मीन हमारी इकोनॉमी को हम ग्रोथ भी देंगे, एट द सेम टाइम हम हमारी इकोनॉमी के ग्लोबल शॉक बियरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज कर देंगे, right? So this is the focus. One is on economic growth. So if you look at the whole schemes which are launched or announced in this budget, उसका main focus है economic growth, एक पहला चीज़। दूसरा उसका पूरा focus होगा, वो होगा पब्लिक के एस्पिरेशंस को मीट करना। वो कैसे होगा? बाय बिल्डिंग द पीपल कैपेसिटीज़। पीपल कैपेसिटीज़ कैसे बिल्डअप होगा? एजुकेशन के ऊपर फोकस होगा। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन था, सिर्फ आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स पढ़ लो, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ, बस इतना ही लिमिटेड स्कोप था। लेकिन अब विद अ ग्रोइंग मार्केट, न्यू एवेन्यूज़ राइज कर रही है, नया नया डायमेंशन खुल रहा है, तो एक्सप्लोर किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल स्पेस, हम डिजिटल स्पेस में भी इंडिया अपना एक तरीके से एक डोमिनेंस बिल्डअप करना चाहता है। तो ये सब कैसे होगा? अगर हम पब्लिक को उस चीज़ों के लिए कैपेबल बनाते जाएंगे। तो स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर फोकस होगा एंड न्यू एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने में गवर्नमेंट आपको एक तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। तो अब जो हम स्कीम्स पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स, वो सभी स्कीम्स को आप देखेंगे तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट इट इज फोकस्ड ऑन मीटिंग द पीपल्स एस्पिरेशन, ठीक है, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। दैट मीन्स इंक्लूजन के ऊपर फोकस होगा। वी विल मेक श्योर दैट एवरी वन is well qualified not just in terms of knowledge but also in terms of experience and everything, so that they can participate in the economic growth of the country, ठीक है। कोई भी लेफ्ट आउट नहीं हो जाना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन के ऊपर फोकस होगा, और वो कैसे किया जाएगा? कैपेसिटी डेवलप करके, राइट। एंड देन कम्स द थर्ड कर्तव्य, वो है सबका साथ सबका विकास, ensuring that every family, community, region and the sector have access to the resources, amenities and the opportunity for meaningful participation. That means again यहाँ पर accessibility के ऊपर कोशिश किया गया है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे the people who are specially enabled, है ना, physically disabled जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप बोलिए specially enabled people, कई बार इनके ये जो limitations है, ये लिमिटेशंस बैरियर बनता है फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ इंजन। जस्ट इमेजिन करिए, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में देयर इज नो स्लोप वाला कुछ नहीं बनाया, देयर इज ओनली अ स्टेयरकेस। समवन हु इज नॉट फिजिकली कैपेबल कि वो स्टेयरकेस से चढ़ के ऊपर आ सकता है, तो एक तरीके से वो बिल्डिंग उसके लिए बैरियर बना कि नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। इसीलिए आप देखिए, आप गवर्नमेंट का कोई भी बिल्डिंग होगा, वहाँ पर एक तरफ सीढ़ी होता है और दूसरी तरफ स्लोप होता है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनका हर जगह एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल होना चाहिए। उनका जो फिजिकल लिमिटेशन है वो कभी उनके पार्टिसिपेशन में बैरियर ना बने, एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। गवर्नमेंट हर जगह, ये तो मैंने बस सिर्फ एक एग्जांपल में स्पेशली इनेबल्ड का दिया, इसके अलावा विमेंस लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल बस फ्री कर दी। बस फ्री क्यों? सो दैट यू विल ट्रेवल वाया बस, और आपको कहीं जाना है तो आप जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई जॉब करना है लेकिन आप जॉब करने नहीं जा सकते क्योंकि जर्नी इज डिफिकल्ट,
गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि आपके लिए ये सारा चीज पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि एक्सेसिबिलिटी, हर सेक्शन ऑफ द पीपल शुड बी एलिजिबल और शुड बी इन अ पोजिशन दैट दे हैव द एक्सेस टू द रिसोर्स। रिसोर्स पे एक्सेस होगा तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और तभी तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपना भी ग्रोथ करेंगे एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज वेल, है कि नहीं। तो सबका साथ सबका विकास, दैट इज एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू ये 3 कर्तव्य को फुलफिल करने वाली है, व्हाट दे हैव सेड। और ये आपको पता भी चलेगा वंस वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स विच आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम 7% के अराउंड पे रखेंगे, कि विल मेक श्योर कि हाई ग्रोथ रेट होगा एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी हाई ग्रोथ रेट। ग्लोबली अगर आप देखेंगे इतना किसी का भी नहीं है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 3-2 इसी रेंज पे आके अटक जाती है। ये बताता है कि इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। द ग्लोबल प्लेयर्स दे वांट टू एंटर इनटू इंडियन मार्केट, दे वांट टू एक्सप्लोर इंडियन मार्केट बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बजट के थ्रू हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमें 7% पे रखना है। और 7% पे ये कैसे होगा? बाय इंश्योरिंग ऑल दिस थिंग, दीज आर सम ऑफ द डायमेंशन गवर्नमेंट इज गोइंग टू फोकस ऑन, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है फॉर योर इकोनॉमी टू फंक्शन, है ना। देन गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे टैरिफ है और ईरान का कभी इसराइल के साथ झगड़ा चल रहा है तो ईरान का अमेरिका के साथ झगड़ा चल रहा है, उससे क्या होता है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट जो होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जो जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो कई बार इंपोर्ट में रिस्ट्रक्शंस हो जाता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स आर द की मिनरल्स ऑफ द अपकमिंग टाइम। वो क्रिटिकल सेक्टर्स में उसका काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, तो क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिटल स्पेस में कुछ भी डिवाइस बनाना है, यू नीड टू हैव दिस क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स में कोई भी बैरियर्स ना हो, ये सारा चीज़ गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर कोशिश करेंगे, ऑन ऑल सच थिंग्स, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स के ऊपर काम किया जाएगा। ये सब अब टर्म आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा, बट यू हैव टू यूज दिस इन योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। ये सारा चीज़ फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर हमारा फोकस होगा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के ऊपर हमारा फोकस होगा। गवर्नमेंट रेपो रेट ये सबको इंश्योर करेगी कि मॉनेटरी सप्लाई एकदम बहुत स्मूथ रहना चाहिए, राइट। देन स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, और ये सारा चीज़ आपको समझ आ जाएगा वंस वी विल गेट इनटू द स्कीम्स विच आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये बेसिक डायमेंशन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। देन पिलर ऑफ ग्रोथ, ये गवर्नमेंट ने इसमें मेंशन किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट वी आर फोकसिंग ऑन। लाइक फॉर एग्जांपल सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत हाई है, उसी हाई ग्रोथ रेट को बनाकर चलना है। वी विल इंश्योर कि 7% का ग्रोथ रेट हमारा रहना चाहिए, ठीक है। सो ये एक हमारा पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के फंडामेंटल्स क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कोर सेक्टर्स आर द फंडामेंटल्स, सो विल मेक श्योर कि कोर सेक्टर्स के ऊपर सही काम हो रहा है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल एनर्जी सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, राइट। देन सिमिलर टाइप ऑफ जितने भी कोर सेक्टर्स गवर्नमेंट मानती है वो सारे चीज़ों में कोई डिस्टर्बेंस, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को अगर आपको अच्छे से चला के रखना है तो वी हैव ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि फर्टिलाइजर सेक्टर ये सब चीज़ एकदम इंश्योर रहे, राइट। सो सच टाइप ऑफ थिंग जो बैकबोन इंडस्ट्रीज है उसको गवर्नमेंट फोकस पे रखेगी। गवर्नमेंट पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट करेगी, ऑल द डेवलपमेंट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द पीपल। ऐसा नहीं होगा कि अनशन कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, कुछ भी कर रही है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा। यानी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उसमें एट द कोर वी विल कीप द पीपल, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल, व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द पीपल। दीज आर द मेन क्वेश्चन दैट गवर्नमेंट will address before going with any developmental project, ठीक है। सिमिलरली ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस कैसे होगा?
ट्रांसपेरेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होगा, डिजिटलाइजेशन के ऊपर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो मनरेगा का नाम चेंज करके यानी नया स्कीम उसको रिप्लेस करके आ गया है, दैट इज विकसित भारत जी राम जी स्कीम, राइट। जी राम जी स्कीम को अगर आप देखेंगे उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि नाउ द मनी ट्रांसफर, जो फंड ट्रांसफर होता था वो सब डिजिटल स्पेस में पोर्टल के ऊपर सब चीज़ अवेलेबल होगा। दिस इज वाई सो दैट देर इज अ ट्रांसपेरेंसी, सो दैट वी कैन हेल्प समवन अकाउंटेबल। अगर कुछ भी मिसमैच हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होगा। और जब भी अकाउंटेबिलिटी होता है, जब भी ट्रांसपेरेंसी होती है, एट दैट टाइम यू विल सी द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट विल ऑलवेज राइज, ठीक है। पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड हो जाता है। इसके अलावा यू विल सी इन द स्कीम्स विच आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग के ऊपर, राइट। सो अभी आपको स्कीम्स में मालूम पड़ जाएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कैंसर पेशेंट के लिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया है। ये क्यों? सो दैट ईज ऑफ लिविंग को हम इंश्योर कर रहे हैं, है ना। सो इस तरीके का गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाया है, या गवर्नमेंट हैज कम अप विद द स्कीम्स और अनाउंस्ड द स्कीम्स विच फोकस ऑन इंश्योरिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। इसके अलावा फिस्कल मैटर के ऊपर गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, यानी मेंशन किया है कि वी विल ट्राई टू रिड्यूस द डेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा है उसको भी हम कम करेंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन उसको कहा जाता है। द टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन, इसका मतलब होता है फिस्कल डिसिप्लिन लाएंगे। फिस्कल डिसिप्लिन लाना का मतलब होता है, इसका मतलब जो आपका कर्जा है वो कम करेंगे, ठीक है। यानी डेट टू जीडीपी, कितना जीडीपी के हिसाब से कितना डेट है, कितना कर्जा है, वो कम किया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये सारा चीज मेंशन है नीचे, ठीक है। देन फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या और किया है, विल गेट बैक टू दिस। पहले हम एक काम करते हैं, पहले विल टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट थिंग, सो दैट आपको फिर रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। या पहले तो इसको सिंपल, जो सिंपल चीज़ है उसको पहले ही निपटा देते हैं। पहले आइए हम विल गेट बैक टू दिस ऑल डाटा, नंबर पे बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं स्कीम्स की, ठीक है, सो दैट आप उसको रिलेट कर पाएंगे दिस कर्तव्य एंड ऑल दोस थिंग्स है, राइट। कमिंग टू दिस, देखिए first we are talking about schemes, then we'll talk about the data which is mentioned in this budget, ठीक है। First talking about the government has talked about the energy transit and security। energy security याद रखिएगा, एक किसी भी इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए हम पूरी तरीके से ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑयल रहेगा, तेल रहेगा तो ही हमारी कंपनीज फंक्शन करेगी, तो ही हमारा ट्रक व्रक जो भी है लॉजिस्टिक चलेगा, राइट। और इमेजिन करिए कि ऑयल का सप्लाई रुक गया, तो ऑयल का सप्लाई रुका तो इसका मतलब आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी, है कि नहीं। सो ऐसे में हमें एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा एनर्जी का सप्लाई, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बाय दिस इकोनॉमी, वो कैसे चलते रहेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, पहला extension of the basic custom duty exemption given to the capital goods used for manufacturing the lithium ion cell for batteries and the battery energy storage system। यानी फ्रॉम दिस ऑयल फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी का सोर्स था, इससे आपको पता होगा हम यहां से स्विच होकर ग्रीन एनर्जी के तरफ जा रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिशनल एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैटरीज। जो आपकी ईवी गाड़ी चलती है उसमें बैटरी लगता है, वो बैटरी किससे बनता है, तो लिथियम आयन सेल से बनता है, वो लिथियम आयन बैटरी होता है, राइट। सो अब सरकार ने ये बोला है कि वो लिथियम आयन बैटरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ईवी व्हीकल्स एंड ऑल दोस थिंग, ये बैटरी बनाने के लिए आपको जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है
वो मशीन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करके लेकर आओगे इंडिया में, सो दैट यू कैन मैन्युफैक्चर द लिथियम बैटरी, इस मशीन को इंपोर्ट करने पे जो आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता था अब नहीं भरना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब हमने मशीन को सस्ता कर दिया, मोर एंड मोर पीपल यानी कंपनीज जो वो एंकरेज हो जाएगी टू परचेज दोज मशीन, दे विल गेट दस मशीन, यहाँ प्लांट सेटअप करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम बैटरी बनाया जाएगा, है कि नहीं। और लिथियम बैटरी जितना आप बनाएंगे इसका मतलब आपकी डिपेंडेंसी ऑन दैट फॉसिल फ्यूल कम होता जाएगा, राइट। और प्लस एट द सेम टाइम एनर्जी सिक्योर भी हो रहा है, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के तरफ में ये एक स्टेप है, राइट। इसके अलावा ड्यू रिमेंबर हमने पढ़ा है शांति बिल, न्यूक्लियर एनर्जी वो सबसे रिलेटेड, राइट। सो अब क्योंकि गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक्सटेंशन कर देंगे ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। एनीवन हु इज सेटिंग अप अ न्यूक्लियर रिएक्टर, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में उसे किसी भी तरीके की गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी तरीके का मशीन की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, और अगर वो कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, समझिए यूएसए से इंपोर्ट करके मशीन लाया है, इसी मशीन से न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने वाला है, राइट। सो फॉर दिस थिंग जो वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता था, वो कस्टम ड्यूटी को भी हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है, राइट। सो अगर अब शांति बिल के थ्रू यही है ना, अदानी वदानी जितने हैं सब लोगों को गवर्नमेंट अब एंकरेज कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स लोग यू सेटअप द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड produce or generate the nuclear energy, right. So if Adani wants to set up nuclear reactor, they will have to get some machines or anything from the outside country, जो भी foreign country से, foreign state से वहाँ से purchase करके लेके आना है, तो यहाँ पर टैक्स उसको बहुत heavy लगता था, अब उनको encourage करने के लिए टैक्स छोड़ दिया है, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी के तरफ एक स्टेप है कि नहीं, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द सेक ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब देखिए ये सब आपको एक एक डिफरेंट हेडिंग में मिलते जाएगा। ये है वन थिंग वी टॉक्ड अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी। सेकेंड चीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने फोकस किया है, वी हैव फोकस्ड ऑन ईज ऑफ लिविंग। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें एक फोकस है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग इंश्योर किया है बाय द मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को कम करके कैसे, तो देखिए यहां लिखा हुआ है रिडक्शन इन द टैरिफ रेट ऑन ऑल द गुड्स, ड्यूटिएबल गुड्स, ऑन ऑल द ड्यूटिएबल गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्सनल यूज, एंड दिस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% टू 10%। यानी पर्सनल यूज के लिए आप दुबई में कुछ सामान खरीदते थे एंड यूज टू ब्रिंग इट टू इंडिया, मतलब यूज टू गेट इट टू इंडिया। तो जब इंडिया में आप लेकर आते थे तो एयरपोर्ट पे आपको ऊपर टैक्स लग जाएगा, उसे ड्यूटी लगाते थे, टैरिफ ड्यूटी, ठीक है। तो ये जो टैरिफ ड्यूटी था अब तक 20% था, अब ये कम कर दिया। इसका मतलब अब वो माल आपके लिए सस्ता हो गया, राइट। इंडिया में अब आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना है, 10% अब देना है। तो ये जो सस्ता हो गया है, सो दैट यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट, आपको एक तरीके से हम एंकरेज कर रहे हैं कि फॉर योर पर्पस, फॉर योर पर्सनल यूज पर्पस आप वैसा सामान खरीदो, जितना खरीदना है खरीदो और मजे में ऐश करो, अच्छे से रहो, है कि नहीं। सो ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने का हमारा पर्पस है। सो इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर कम कर दिया है। सेकेंड, ऑन 17 डिफरेंट ड्रग्स यानी मेडिसिन जो हम इंपोर्ट करते थे फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड अदर पेशेंट्स लोगों के लिए, ऐसे 17 डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर अगेन कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, हैज बीन रिड्यूस्ड, और सॉरी इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड, मतलब नो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर 10% किया, यहाँ पर इन लोगों को सस्ता फ्री कर दिया है, कस्टम ड्यूटी कम ही कर दिया है। सो अगेन इसका फोकस क्या है, सो दैट दीज पीपल लाइक पेशेंट्स, इन लोग इजिली वो दवा एक्सेस कर पाएंगे, इजिली दे कैन यूज, और इन लोगों का ईज ऑफ लिविंग होगा, रहना बहुत जिंदा रहना इज नॉट डिफिकल्ट, अब थोड़ा इनको ईज कर देते हैं, है कि नहीं, राइट। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोकस किया है ईज ऑफ लिविंग के ऊपर। सेकेंड, नेक्स्ट, फिर इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू और क्या किया इन्होंने, तो नेक्स्ट दे हैव डन दैट इज द बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दिया है, कस्टम ड्यूटी को खत्म किया है,
on the components and the parts required for manufacturing the civilian training and the other aircrafts। आपको पता है ये जो इंडिगो का प्रॉब्लम हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स लोग को एंकरेज कर रही है कि आप भी प्लेन चालू कर दो, है ना, एविएशन सेक्टर में एंटर करो। और उसके लिए इसका मतलब है कि इंडिया में नया प्लेन लाया जाएगा या प्लेन के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर बनाया जाएगा एंड ऑल दोस थिंग। सो गवर्नमेंट अब चाहती है कि वो सारे चीज़ों के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर देते हैं, सो दैट फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स प्लेन को लाना या प्लेन को यहाँ पर असेंबल करवाना, ये सब के ऊपर जो कंपोनेंट्स है, जो प्लेन के कंपोनेंट्स है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर टैक्स नहीं लगेगा तो वो सस्ता हो जाएगा। वो सस्ता होगा तो पीपल विल बी एंकरेज्ड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स लोग एविएशन सेक्टर में एंटर करना शुरू करेंगे। और एविएशन सेक्टर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे इतना ही कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिवनेस जब जब बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ती है एंड प्राइस कम हो जाता है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा रहा है। तो यानी जो आज ट्रेन में जा रहा है वो एक सेकंड के लिए सोचेगा भाई प्लेन में उड़ ही लेते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सस्ता हो रहा है। सो दे विल गो इन दैट थिंग, ठीक है। सो ये वाला एक बेनिफिट यहाँ मिलेगा। इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑन सेल ऑफ एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन स्पेशली इकोनॉमिक जोन टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डू यू नो व्हाट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया? नहीं, आइए इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा स्पेस का है। देखिए, इफ यू लुक एट दिस, इंडिया कैसा है, इमेजिन करिए दिस इज इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, कुछ कुछ एरिया को, देयर आर सम एरिया जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है आप यहां पर दिस पर्टिकुलर जोन में कोई भी फैक्ट्री सेटअप करो, ठीक है। आप फैक्ट्री अगर सेटअप करोगे तो हम फैक्ट्री सेटअप करने में आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। तो जो मशीन आपको 1 लाख का बैठ रहा है, हो सकता है सिर्फ 60,000 लगेगा, 40,000 हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो हम आपको इस तरीके से सब्सिडाइज करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर यहां पर कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यू नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग, कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो जो इंपोर्ट के ऊपर हम ड्यूटी लगाते हैं वो भी ड्यूटी हम छोड़ देंगे, नो कस्टम ड्यूटी, right, for the import of raw material to manufacture the finished goods, but the condition is you have to, whatever goods you produce here you have to export it, ये कंडीशन होता है, ठीक है, आपको वो एक्सपोर्ट करना होता है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, रेस्ट ऑफ द एरिया को कहा जाता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। हो सकता है कि आप यहां से लेकर माल इधर ही बेचने चले जाओगे, बोलोगे कि बाहर मेरे को कोई पार्टी नहीं मिल रहा है, मैं यहीं बेच देता हूं। तो भाई जैसे बाहर बेचने पर आपके ऊपर टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था, सेम टैरिफ हम यहां पर भी लगाएंगे। सो फॉर द इंडस्ट्री विच इज इन दिस एरिया, फॉर देम इवन द रेस्ट ऑफ द एरिया इकोनॉमिक सेंस में वो एक फॉरेन एरिया ही जैसा है, क्योंकि उसको इंडिया के अदर पार्ट में बेचने के लिए भी टैरिफ भर देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक होता है और रेस्ट ऑफ द एरिया इज स्पेशल डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है। सो अब क्या किया है गवर्नमेंट ने इस बजट में, बोला है कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जब आप माल बेचने जाते हो और एट दैट टाइम हम आपके ऊपर टैरिफ इंपोज करते थे, अब से टैरिफ नहीं लगाएंगे, सो दैट बिना टैरिफ के सस्ता माल यहाँ पर बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लोगों को माल खरीद सकते हैं एंड ईज ऑफ लिविंग अगेन इंप्रूव होगा, है कि नहीं, गॉट इट। सो गवर्नमेंट का फोकस ईज ऑफ लिविंग के ऊपर है। सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। देन ठीक है जी। सो ये यही कहता है कंसेशनल रेट पे, मतलब रेट कम कर दिया जाएगा, ठीक है। सो द फोकस इज फैसिलिटेशन ऑफ द सेल्स of eligible manufacturing unit in the special economic zone, that means the goods which are produced in the special economic zone, uska sell in this domestic tariff area
एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। अर्लियर अगर 10% लगता था तो अब सिर्फ 3% लगेगा एंड यू कैन सेल इट इवन इन दिस डोमेस्टिक एरिया। ठीक है, सो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में हम आपको ये बेनिफिट देने वाले हैं। सो ईज ऑफ लिविंग के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस, फर्स्ट हमने देखा वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। सेकेंड वी हैव सीन कि गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट का फोकस है वो है आपका इसके ऊपर ईज ऑफ लिविंग के ऊपर। ठीक है, तो आप देखिए एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड 2 पॉइंट आपने देख लिया है और ईज ऑफ लिविंग से रिलेटेड 2-3 पॉइंट है। ये जब भी आप मेंस के आंसर लिखे एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन दिस। और सेकंड थिंग, सो नाउ हमने ये क्या बात किया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फार्मर्स इनकम। फार्मर्स इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट भारत विस्तार। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू शेखर, थैंक यू खुशी। सो नाउ द थिंग इज फार्मर्स इनकम आप कैसे बढ़ा, फार्मर्स इनकम से रिलेटेड जो नेक्स्ट चीज है दैट इज रिलेटेड टू भारत विस्तार। ठीक है, अब भारत विस्तार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज भारत विस्तार रिलेटेड टू, तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम। सेकेंड चीज, विस्तार का फुल फॉर्म क्या है, इट इज विजुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस द एग्रीकल्चरल रिसोर्स। ठीक है, यानी दिस इज नथिंग बट एन एआई प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट बनाएगी जिसके पास जहाँ पर हर एक फार्मर्स लोगों का इजी एक्सेस होगा और इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से दे विल गेट टू नो कि उनके लैंड के लिए वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, कब कटाई करना है, कब बुनाई करना है, मतलब ये वो जितना भी है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग XYZ जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑल द इंफॉर्मेशन दे विल बी गेटिंग सो दैट ईजिली दे कैन डू द फार्मिंग एंड ईजिली दे कैन इंक्रीज द इनकम। यानी देखिए गवर्नमेंट ने तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया, एग्रीकल्चर के लिए विस्तार की बात की, एक फिशरी के ऊपर फोकस हुआ और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, तीनों चीज़ों के ऊपर, है कि नहीं, डन। फिर नेक्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट फिस्कल कंसोलिडेशन, है ना। गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर भी फोकस किया है। फिस्कल कंसोलिडेशन ये टर्म का मतलब क्या होता है, तो इसका टर्म का सिंपल सा मतलब है, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हमें जो डेट है ये सब कम करना है, यानी हमें फिस्कल डिसिप्लिन लाना है। फिस्कल डिसिप्लिन कैसे होगा, फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है जो डेट है, जो कर्जा है, कर्जे को कम करना है। ठीक है, और कर्जा कम कैसे होगा, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करना है। ठीक है, सो गवर्नमेंट का फोकस ये होगा कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को कम करे, वो एक्सपेंडिचर जो हमारे ग्रोथ को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, सो जिससे वी कैन डू द फिस्कल कंसोलिडेशन। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है इस बजट में, दे हैव सेड कि डेट टू जीडीपी रेशियो विच इज करेंटली 56%, 56.1%, इसको हम कम करके लाएंगे 55.6% पे, राइट। यानी आप इमेजिन करिए 1 लाख करोड़ का, जस्ट इमेजिन 1 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है, जीडीपी का साइज 1 लाख करोड़ है, तो इस समय इंडिया के ऊपर कर्ज कितना है, तो 56,000 करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ इज द साइज ऑफ द जीडीपी, तो कर्ज कितना है 56,000 करोड़। गवर्नमेंट अपने कर्ज को कम करेगी, मतलब पूरा ओवरऑल कंट्री के कर्ज को कम करेगी टू 55.6 करोड़। व्हाट इज द ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज इज समवेयर 97%, राइट। इनफैक्ट आप अभी जितनी भी एडवांस कंट्रीज को देखेंगे वो सब 100% पे चल रहे हैं, जितना साइज उसकी जीडीपी का है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट उतना कर्जा भी है उसके ऊपर। ठीक है, बट इंडिया का ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी इज इन द गुड कंडीशन, खराब नहीं है। हमारा पाकिस्तान, हमारे जो पड़ोसी पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी नियर अबाउट 75-80% है समथिंग, राइट। सो अगेन गवर्नमेंट ऑलरेडी, ये तो है ही, कंपैरेटिवली हम कम है, बट इसके बावजूद भी और भी कम करने वाले हैं, तो दिस इज फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट इन द बजट, दिस बजट एस्टिमेट 26-27 वाला जो ये अभी एस्टिमेट था, उसमें हमने ये बोला है कि हम फिस्कल डेफिसिट को
विच इज करेंटली 4.4%, इसको 4.3% करेंगे, यानी फिस्कल डिफिसिट भी कम करेंगे ना। व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट बता सकते हैं? फिस्कल डिफिसिट इज टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, नेगेटिव में जाए, मतलब देखिए ऐसे होता है गवर्नमेंट का, जब आप बजट देखेंगे, एक सेकेंड, सो व्हेन यू लुक एट द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें हमारा क्या पार्ट है? सो वी हैव रिसीट एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। या जगह छोड़ना चाहिए था लिखने के लिए। देखिए, इफ यू लुक एट द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, तो बजट में कौन सा पार्ट होता है? तो वी हैव टू पार्ट, वन इज कॉल्ड रिसीट, ये बजट है, तो बजट में वी हैव रिसीट एंड वी हैव एक्सपेंडिचर, राइट। रिसीट में दो तरीके का रिसीट होता है, एक होता है कैपिटल रिसीट, द अदर वन इज रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द अदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दोनों में फर्क क्या है वो भी समझिए। कैपिटल रिसीट का मतलब वो रिसीट जिससे आइदर आपकी असेट कम हुई है या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। कैपिटल रिसीट उन रिसीट को बोलते हैं जिससे या तो आपकी असेट कम हुई है या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, राइट। ये कैसे? फॉर एग्जांपल, किसी ने अपना प्रॉपर्टी बेचकर पैसा आया है, तो प्रॉपर्टी तो गया ना, असेट बेचने के बाद आपके पास पैसा आया है, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। या कहीं से लोन लिया है और पैसा आया है, तो लोन लेकर पैसा आया, तो पैसा आया है, दिस इज कैपिटल रिसीट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो आपका असेट बढ़ रहा है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट बढ़ रहा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है, तो प्रॉपर्टी तो बढ़ गया ना, तो असेट बढ़ गया। या लाइबिलिटी कम करने के लिए ये पैसा खर्च हो रहा है, यानी आपका ऊपर कोई कर्जा था, कर्जा बोलते ना, पेमेंट रिम्बर्स कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो कर्जा कम खत्म करने के लिए, तो लाइबिलिटी खत्म करने के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग नेचर का होता है, इससे ना तो असेट बढ़ता है ना तो लाइबिलिटी कम होती है, ये सब कुछ नहीं, ये होता है एक्सपेंस को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रिकरिंग नेचर का होता है, राइट। सिमिलरली ये भी एक रिकरिंग नेचर का होता है जिससे ना असेट्स कम बढ़ रहा है ना तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, ठीक है। सो ये भी एक तरीके से मानिए रिकरिंग नेचर का है। नाउ विच टाइप ऑफ रिसीट इज गुड? रिसीट ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? एक इमेजिन ऐसा करिए, मेरे पास पैसा नॉर्मल कहीं से मेहनत किया, पैसा आया, फिर अगले महीने मेहनत करूंगा फिर पैसा आएगा, फिर मेहनत करूंगा फिर पैसा आएगा, ये नॉर्मल। एक होता है प्रॉपर्टी बेच बेच के पैसा आ रहा है, कौन सा अच्छा है? फर्स्ट वाला है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू रिसीट इज गुड, दिस इज गुड। रिसीट दोनों है लेकिन ये इसको अच्छा रिसीट माना जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि कैपिटल रिसीट का मतलब है या तो आपने अपना असेट बेचा है या तो कर्जा लिया है, तो दिस इज नॉट गुड। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर अच्छा होता है आप बताइए? एक एक्सपेंडिचर जहां मैं खर्चा करके प्रॉपर्टी बनाए जा रहा हूं, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, एक है बस खाने पीने में उड़ा रहा हूं, पहला वाला अच्छा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में याद रखेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज गुड इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसी पे हम आने वाले हैं, नीचे वाला जो चीज़ है वो इसी के ऊपर डिस्कशन है, कुछ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये सारा चीज़, ठीक है। सो फार्मर्स इनकम हो गया, हाँ। तो गवर्नमेंट का ये अच्छा, ये तो बोलना ही रह गया था, मेन हम इसके लिए गए थे वहाँ पर, बट एनीवे इधर आपको बता देता हूँ। अब नाउ
द थिंग इज कि गवर्नमेंट ने कहा है कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट? फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, और यहां पर जो पैसा आया ये नेगेटिव में है, मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट, राइट? इसको आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट, और तब जो आपका डिफरेंस आ रहा है, समझिए किसी का खर्चा है 100 रुपए का और रिसीट है सिर्फ 70 रुपीज की, तो उसके ऊपर 30 रुपीज की कमी हो रही है, ये 30 रुपीज उसको बोरो करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फिस्कल डिफिसिट. ठीक है, you will study what is fiscal deficit. There is something called fiscal deficit, there is something called primary deficit, फिर वैसा ही revenue deficit होता है, वैसा ही capital deficit होता है. ठीक है जी. Capital deficit का मतलब होता है when capital expenditure is more than capital receipt. Revenue deficit का मतलब होता है when revenue expenditure is more than revenue receipt. ठीक है, और ऐसा primary deficit क्या होता है? Fiscal deficit में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, व्हाट यू गेट इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट. प्राइमरी डिफिसिट. ठीक है जी. सो अभी के लिए फिस्कल डिफिसिट मान लीजिए, फिस्कल डिफिसिट इज नथिंग बट 30 रुपया गवर्नमेंट ने बोरो किया, सो इट इज नथिंग बट दी बोरोविंग. फिस्कल डिफिसिट का ही मतलब बोरोविंग. टोटल बजट में टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर है. जब टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट, रिसीट था 70 रुपीज का, एक्सपेंडिचर है 100 रुपीज का, मतलब भैया 30 रुपया कम है, 30 रुपया जाएंगे कहीं से कर्जा लाने के लिए, तो दिस 30 रुपीज इज फिस्कल डिफिसिट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू बोरोविंग, राइट? सो बोरोविंग यानी फिस्कल डिफिसिट कितना है? 4.4% है. गवर्नमेंट ने बोला है इसको हम कम करेंगे और कम करके बना देंगे 4.3%, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल या फिस्कल कंसोलिडेशन, है कि नहीं? फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस है ना, फिस्कल कंसोलिडेशन. ठीक है. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट टैक्स एज वेल. फिर डायरेक्ट टैक्स के थ्रू हमने ईज ऑफ लिविंग की बात की है, कैसे ईज ऑफ लिविंग इंश्योर किया जाएगा. ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, आप कमाते हैं 1 लाख रुपया और गवर्नमेंट इमेजिन करिए उस पर 40% टैक्स लेती है, तो यू पे 40,000 टू गवर्नमेंट, 60,000 अब आपके पास है, खर्चा करिए, मस्त उड़ाइए, जो करना है करते रहिए. ठीक है. अब अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, राइट, तो आपके पास अपने ईज ऑफ लिविंग, अपने लाइफ के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर सरकार ये टैक्स कम कर देगी तो पैसा आपके पास ज्यादा बचेगा, यू कैन लिव इवन मोर बेटर लाइफ, है ना. तो ईज ऑफ लिविंग के लिए ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स को कम करने वाली है. अब इसको कैसे कम करेगी, तो देखिए यहां पर लिखा है, इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल टू द नेचुरल पर्सन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स. यानी अगर किसी का एक्सीडेंट या कुछ होता है और उसके बाद उसको कुछ अमाउंट मिल रहा है, उस अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाकर इसमें से थोड़ा पैसा ले लेती थी, अब टैक्स नहीं लगाएगी, वो पूरा पैसा आप ही के पास है, मस्त उड़ाओ, खर्च करो, मजे में रहो, है ना. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज टीसीएस. टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. ठीक है, ये किसके ऊपर लगाया जाता है? द पीपल हु आर गोइंग आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो होता ये था कि अगर आप इमेजिन करिए 100 रुपीज़ लेकर इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती थी भाई जाने से पहले 10 रुपया देकर जाओ, तो यू हैव टू पे द टैक्स 10 रुपीज़ एंड देन यू विल गो आउटसाइड इंडिया, 90 रुपीज़ वहाँ पर खर्च करो, राइट. अब गवर्नमेंट बोलती है कि बाहर जाकर आपका इंजॉयमेंट कम ना हो, इसके लिए काम करो, 10 मत दो, 5 ही देना. अब 95 बचेगा, बाहर जाकर 95 उड़ा सकते हैं, है कि नहीं, राइट. सो दिस इज व्हाट, अगेन इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपका ईज ऑफ लिविंग को इंश्योर कर रही है कि नहीं. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिडक्शन ऑन टीसीएस दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट ऑन द सेल्स ऑफ ओवरसी टूर पैकेज प्रोग्राम पैकेज फ्रॉम द करंट 5%. करंटली गवर्नमेंट इज टेकिंग 5% एंड 20%, मतलब 5 to 20% का रेंज है, उसको 2% पे लेके आ रही है. ठीक है, सो अगेन अब आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा, बाहर जाओ, खर्च करो.
Also reduction in TCS, that is tax collected at source from pursuing the education, the students who go out for the purpose of study, या फिर कोई बाहर जाता है मेडिकल पर्पज से बाहर इलाज कराने के लिए, अगेन उन लोगों के ऊपर टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी 5% से कम करके 2% कर दिया है। ठीक है जी। सो अगेन ईज ऑफ लिविंग को हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स में फिर कमी कर दिया है टू अट्रैक्ट द ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, लाइक टैक्स हॉलीडे अप टू 2047 तक, जब इंडिया आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट वो बनाएगा, विकसित भारत बनेगा, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, इंडिया जब डेवलप्ड कंट्री बनेगा, to any foreign companies providing the service globally by pursuing the data center service in India। इसका मतलब ये है कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी who comes to India, इंडिया में डाटा सेंटर, आपको पता है आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो डाटा है ना, डेटा को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रही है गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, यू कम टू इंडिया, सेटअप अ डेटा सेंटर इन इंडिया, और ये डेटा सेंटर के बेसिस पे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस करो, लेकिन डेटा सेंटर आपका इंडिया में है। तो इस डेटा सेंटर के ऊपर जो टैक्स हम लगाने वाले थे वो टैक्स हम नहीं लगाएंगे, टैक्स हॉलीडे है। यहाँ डेटा सेंटर आप लगाओ, इस डेटा सेंटर के बेसिस पे आप जो बिजनेस कर रहे हो वो सारा चीज़ बिजनेस वाला काम करते रहो, आपके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स हॉलीडे कब तक? 2047 तक। इससे क्या फ़ायदा होगा? वी कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंपनीज टू इंडिया, उनका इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, वो लोग जब यहाँ पर आएंगे डेटा सेंटर बनाएंगे तो इसके थ्रू इंडिया का सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगा, इंडिया का रिकॉग्निशन एंड डोमिनेंस इन दिस डिजिटल स्पेस भी बढ़ेगा, क्योंकि डाटा सेंटर सब इंडिया में है, राइट। सो इंडिया गवर्नमेंट का रेगुलेशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल भी होगा। ऑफकोर्स वी विल मेक श्योर कि उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, बट इस हिसाब से गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल स्पेस में अपने डोमिनेंस एंड अपने प्रेजेंस को इंश्योर करना शुरू कर रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन। इसके अलावा हाँ जी, इंश्योर करेंगे ना, कहीं पर भी हिंडर ना करे, दोनों सब चीज़ को बैलेंस करके। यहाँ पर हम सिर्फ टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा, रूल्स तो पूरा अप्लाई होने वाला है, सिर्फ टैक्स जो हम आपसे लेने वाले थे वो नहीं लेंगे 2047 तक, है ना, डन। फिर इसके अलावा एग्जाम्पशन टू एनी फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग द कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू एनी टोल मैन्युफैक्चरर इन दी बाउंडेड जोन एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी कैपिटल गुड्स लाइए, कोई भी रॉ मटेरियल लाइए, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाने वाले हैं, वो सारा चीज़। ठीक है जी। देन नेक्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। अगेन देखिए, बिकॉज वी हैव सेड कि फोकस है हमारा विकसित भारत और वो इंक्लूजन, सबका इंक्लूजन करना है, सबका साथ। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए दे हैव डिसाइडेड कि हम डेडिकेटेड 10,000 करोड़ रुपीस का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड बनाएंगे टू बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी ये फंड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये जो कॉर्पस है, ये कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर फंडिंग द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड ये हो गया। इसके अलावा दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड टू बी टॉप अप विद द 2000 करोड़ रुपीज़, यानी 2000 करोड़ 2000 करोड़ रुपीज़ का एक फंड एक और बनाएंगे, दैट इज सेल्फ रिलायंट। अगेन दिस विल बी यूज्ड फॉर द एमएसएमई सेक्टर। खास तौर पे इसका फोकस होगा माइक्रो एंटरप्राइज के ऊपर। दिस विल फोकस ऑन माइक्रो एंड दिस विल फोकस ऑन स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, देन नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बात किया है, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर रेडी भारत, मतलब फ्यूचर के भारत के लिए। फ्यूचर के भारत का मतलब होता है द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडर करते हुए विल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक फॉर एग्जांपल हम सी प्लेन, दैट इज वीजीएफ फंड का मतलब क्या होता है, दिस इज वायबल गारंटी फंड जैसा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझिए गवर्नमेंट ने बोला है एयरपोर्ट बनाओ, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने के लिए एक कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसका एक पर्टिकुलर फंड उसने रेडी कर लिया कि इतने फंड में हम बनाएंगे।
लेकिन इमेजिन करिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और एनी अदर रीज़न अगर बजट ऊपर बढ़ जाएगा, तो बजट अगर ऊपर चले जाता है तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो प्रोजेक्ट डिले ना हो इसके लिए गवर्नमेंट अलग से एक फंड बना के रखेगी बाय विच दे विल प्रोवाइडिंग द फंड सो दैट प्रोजेक्ट इमीडिएटली कंप्लीट हो, सारा चीज़ स्मूथली चलना चाहिए। ऑफकोर्स दे हैव टू पे द अमाउंट, बट इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी फॉर द ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड कि दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ऑफ इंडिया को वेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा, रोडवेज बनाया जाएगा, रोड ये सारा चीज़ हम बनाने वाले हैं। दे विल ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन द नेशनल वाटरवे, 20 न्यू नेशनल वाटरवे बनाया जाएगा सो दैट हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ रोड से और रेलवे से थोड़ी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि रोड और रेलवे के ऊपर आप जितना रोड के ऊपर फोकस करेंगे तो उतना एमिशन भी होता है, राइट। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो वाटरवे इज चीप एज वेल एज क्लीन, है ना। सो गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर है। गवर्नमेंट रेलवे के ऊपर भी काम कर रही है। गवर्नमेंट ने 7 न्यू रेल कॉरिडोर अनाउंस किया है, लाइक मुंबई को पुणे से कनेक्ट करेंगे, पुणे को हैदराबाद से कनेक्ट करेंगे, हैदराबाद को बैंगलोर से कनेक्ट करेंगे, बैंगलोर को चेन्नई से कनेक्ट कर देंगे, वाराणसी को शायद दिल्ली से कनेक्ट करेंगे। ऐसा उसने 7 डिफरेंट कॉरिडोर अनाउंस किया है। ठीक है, देन they have also talked about, because we are talking about green energy and all those things, so इसके लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के ऊपर। ये क्या होता है? तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछेगा, व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सिस्टम। देखिए जो हमारी कोर इंडस्ट्री है, लाइक फॉर एग्जांपल एनर्जी इंडस्ट्री जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पावर इंडस्ट्री, या सीमेंट इंडस्ट्री पे आई है, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे आई है, जो कोर इंडस्ट्री है जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी बेस्ड है, ये कोर इंडस्ट्री बहुत कार्बन रिलीज करती है, राइट। अब ये जो कार्बन रिलीज हो रहा है, किया क्या जाएगा, इस कार्बन को हम कैप्चर करेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्बन कैप्चर। ये जो कार्बन रिलीज हुआ कैप्चर किया, कैप्चर करके इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जमीन के एकदम डेप्थ में जाकर इसको स्टोर कर देंगे, या फिर एक्यूफायर में जो पानी है, पानी के भी नीचे बहुत डेप्थ में जाकर हम इसको स्टोर कर देंगे। सो दिस इज कार्बन को कैप्चर किया और इसको स्टोर किया। सेकेंड इसका यूटिलाइजेशन, इसका हम इस्तेमाल और भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, लाइक एमोनिया बनाने के लिए एंड मेनी अदर केमिकल्स या समथिंग कुछ बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए दिस कार्बन कैन बी यूज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी। ठीक है, so carbon capture, utilization, storage technologies at scale to achieve high readiness। स्केल का मतलब होता है इसके एक्सपांशन के लिए, ये टेक्नोलॉजी के और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट विल वर्क सो दैट दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एट द लार्जर एक्सटेंट, एट लार्जर लेवल। ठीक है जी, लेवल टू एंड यूज एप्लीकेशन अक्रॉस द 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, राइट, जो मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा रिफॉर्म अक्रॉस द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, हाई लेवल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम बैंक को देखेंगे कि देखिए हम एक तरफ बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को आगे पुश करना है, साथ में हम बोल रहे हैं कि इंक्लूजन करना है सो दैट एवरीवन विल पार्टिसिपेट इन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस। सो इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस मींस मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए, है कि नहीं। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा होना चाहिए, सो आई विल गो टू बैंक, बैंक भी तो लोन देना चाहिए, है कि नहीं। तो बैंक भी ये पूरे प्रोसेस में स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं, इस पूरे प्रोसेस में अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है कि नहीं, टू इंश्योर द फ्लो ऑफ मनी, टू इंश्योर कि मनी का शॉर्टेज ना हो जाए, टू इंश्योर कि सही सेक्टर में पैसा जा रहा है कि नहीं तो सारा का सारा पैसा वो सिगरेट और बीड़ी बनाने में ही खर्च कर दिया, वहीं वाले इंडस्ट्री को दे दिया, मेन एक्चुअल इंडस्ट्री को दे नहीं रहा है। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो टू मेक श्योर कि फ्लो ऑफ मनी इज देयर, उसका सही डिवीजन होना चाहिए, सही डायरेक्शन में मनी का फ्लो होना चाहिए, एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट ऑल दिस थिंग इज बीइंग डन। गवर्नमेंट ने बोला है हम एक कमेटी बनाएंगे, इसको कहा जाएगा हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए एक हाई लेवल कमेटी होगी। ये क्या करेगा, टू बी सेटअप फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इट इज गोइंग टू रिव्यू द इंटायर बैंकिंग सेक्टर को। ठीक है जी, गॉट इट। इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड द
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन टू अचीव द स्केल एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी इन द पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। याद रखिएगा, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट इसमें भी रिफॉर्म्स लाएगी सो दैट ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इन सेक्टर्स में भी मनी का फ्लो इंश्योर रहे, ठीक है। फिर देन गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन ऐसे बनाना है, अक्सर आप देखेंगे तो वी गेट टू नो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पीपल आर एजुकेटेड, ग्रेजुएट हो गया, लेकिन या तो उसके पास जॉब नहीं है या वो अंडर एम्प्लॉयड है कि नहीं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ एंड एजुकेशन को सेल्फ, जो बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्राइज सेटअप करने से रिलेटेड इसके साथ कनेक्ट करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि वॉट एवर वी स्टडी इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट, ठीक है। पढ़ लिया कुछ भी, वहाँ उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज द फोकस एरिया। सो द एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी बनाई जाएगी जो रेकमेंड करेगा कि क्या मेजर लेना है, that will focus on the service sector as a core of the विकसित भारत। विकसित भारत में सर्विस सेक्टर इज द कोर। सर्विस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ाना चाहिए सो दैट काम आराम से मिल जाए, ये फोकस होगा इस कमेटी का, ठीक है। इसके अलावा इंडिया टू बी अ ग्लोबल लीडर इन सर्विस, और ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस है कि बाय द ईयर 2047 हम सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बने and we must hold at least 10% share in the global sphere, ठीक है जी। then फिर नेक्स्ट है that is related to that one is related to expanding economy through strengthening tourism। गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस ऑन टूरिज्म, राइट। इंडिया में टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब टूरिज्म में क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला है टू लॉन्च द स्कीम टू सपोर्ट द स्टेट्स इन एस्टेब्लिशिंग द 5 रीजनल मेडिकल हब इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब आपको पता है इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, राइट ना। लोग इलाज करने के लिए स्पेशली इंडिया आते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो हमारा मेडिकल टूरिज्म विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टूरिज्म, क्यों ना इसको और एक्सपांड किया जाए, राइट। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट को बोला है कि आप अपने अपने स्टेट में 5 ऐसा मेडिकल हब बनाओ। 5 हर स्टेट को बोला है कि आप मेडिकल हब बनाओ, और ये हब बनाने के लिए यू टेक द हेल्प ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल का जो चेन है उन लोगों के साथ हेल्प लेकर ये बनाओ, और इसके लिए हम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ये हब बनाने में जो पैसा लगेगा वी विल प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ मनी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस आयुष के ऊपर भी बहुत रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आयुष इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा। इसमें एक एन भी होता है, बस सिर्फ वो एक्रोनिम बनाने में एन घचपच हो जाएगा, इसके लिए एन को यहाँ नहीं डाला। एन इज नेचुरोपैथी। यू का मतलब यूनानी। एस का मतलब सिद्धा, सिद्धा सिद्ध हो गया, सिद्धा वैसा वाला सिद्धा। एंड एच का मतलब होम्योपैथी, ठीक है। एंड दीज 5, ये 5 और ये एक 6, टोटल 6 को कहा जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत प्रमोट कर रही है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने कहा है कि दीज मेडिकल हब, ये जो मेडिकल हब बनाया जाएगा टू हैव आयुष सेंटर, ठीक है। वहां पर एक आयुष, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एलोपैथिक मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट द ट्रेडिशनल मेडिसिन एज वेल। सो सभी स्टेट्स को बोला है कि आप 5-5 मेडिकल हब बनाओ, और उन मेडिकल हब में आपका आयुष सेंटर भी होना चाहिए, ठीक है जी, जिससे आप मेडिकल टूरिज्म को हम बढ़ा पाएंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के टूरिज्म को बढ़ाना है। दिस आर द थिंग, ठीक है। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द ऑरेंज इकोनॉमी। डू यू नो व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? फिशरी, मरीन, ये सारा चीज मैरीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी एग्रीकल्चर, एब्सोल्युटली। वैसा ही एक होता है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी।
क्रिएटिव सेक्टर जिसमें पूरा का पूरा टेलीविजन आ गया, ये रील्स बनाना आ गया, ये जो कुछ भी है, ऑल द क्रिएटिव थिंग कम्स इन क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी को ही हम बोलते हैं AVGC सेक्टर। ए से हो गया ऑडियो, वी से विजुअल, जी से गेमिंग और सी से क्या होता है? कंटेंट क्रिएटर, ऐसा ही कुछ होगा, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, सो सी से भी ऐसा ही कुछ है, राइट। सो वन इज ऑडियो विजुअल गेमिंग एंड सी वाला एक बार आप लोग देख लेना कौन सा सेक्टर है। ठीक है, सो दीज आर द सेक्टर्स। इसको ही ऑरेंज इकोनॉमी को हम ऐसा ही कोई तो सेक्टर बोलते हैं, AVGC सेक्टर। ठीक है, सो गवर्नमेंट का कौन सा? कॉमिक्स, या एग्जैक्टली, सो इट इज कॉमिक्स। ठीक है, सो कॉमिक सेक्टर। नाउ सो AVGC सेक्टर का मतलब होता है ऑरेंज इकोनॉमी, यानी क्रिएटिव सेक्टर की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला है बाय द ईयर 2030 इस ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव सेक्टर में नियर अबाउट 2 मिलियन प्रोफेशनल्स लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, 20 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। आपको बताएं आजकल कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या छोटा से छोटा दुकान ही क्यों ना कोई चला रहा है, वहाँ पर भी एक उसको कंटेंट क्रिएटर की रिक्वायरमेंट है कि वीडियो बना के रील्स डालो तब भी जाके हमारा माल बिकेगा, है कि नहीं। तो कंटेंट क्रिएटर्स लोग की बहुत डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट है। और कंटेंट क्रिएटर तैयार करने के लिए कंटेंट प्रोफेशनल्स लोगों की भी जरूरत है, मतलब कंटेंट क्रिएटर इटसेल्फ दे आर आल्सो कंटेंट प्रोफेशनल्स। तो ऐसे ओवरऑल कितने की डिमांड होगी एज पर गवर्नमेंट बाय द ईयर 2030? ऐसे 20 लाख यानी 22 मिलियंस प्रोफेशनल्स लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि कंटेंट क्रिएटर्स लोग डिजिटल स्पेस में, व्हेन आई से कंटेंट मतलब ये सिर्फ डिजिटल ये नहीं हो गया, इसमें सारे हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हो गए, SEO प्रोफेशनल्स हो गए, ये सभी लोग। सो कंप्राइजिंगली इतना डिमांड है, तो इसको मीट करने के लिए क्या किया जाएगा? तो गवर्नमेंट हैज सेड कि भाई, गवर्नमेंट हैज proposed in the budget to support the Indian Institute of Creative Technology in Mumbai. There is an institute called Indian Institute of Creative Technology in Mumbai. Government इसको support करेगी, right, in setting up the AVGC Content Creator Lab. तो एक लैब, ये लैब का मतलब हो गया एक, आप ऐसा समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट, जैसे साइंस स्ट्रीम होता है ऐसा, वैसा ही एक डिपार्टमेंट रहेगा जो कंटेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब चालू होने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है 500 ऐसे कॉलेजेस एंड 15,000 ऐसे स्कूल्स में वी विल क्रिएट अ कंटेंट क्रिएटर लैब, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग ये भी दिया जाएगा कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, पोस्ट कैसे करना है ना, ये वो सारा चीज़। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट दे आर गोइंग टू डू नाउ। इसके अलावा दे हैव टॉक्ड अबाउट हेल्थ केयर ऑल्सो, हाँ 2 ही 3 है और, ठीक है। नाउ दे हैव टॉक्ड अबाउट दी हेल्थ केयर एज वेल। हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाएंगे, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, ऐसा ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी बनाया जाएगा। ठीक है, 3 नया। देन इसके अलावा गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एडिशन ऑफ 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 लाख allied हेल्थ प्रोफेशनल्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। मतलब देखिए कुछ बेसिक ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम MBBS और BAMS, ये सब के अलावा भी आप देखेंगे ना, छोटा मोटा इलाज करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। मेन शहर में आपको नहीं दिखता है, बट आप कंट्री साइड में जाएंगे तो वहाँ छोटा मोटा इलाज करने वाले भी बहुत लोग हैं। ठीक है, या तो वैसे प्रोफेशनल्स लोगों को भी गवर्नमेंट ट्रेन करने वाली है। इन द नेक्स्ट 5 years हम ऐसे 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों को ट्रेन करेंगे, दिस इज द फोकस। ठीक है, इसके अलावा द स्कीम टू सपोर्ट द स्टेट इन एस्टेब्लिशिंग द 5 रीजनल मेडिकल हब, जो अभी हमने ऊपर देखा था, उसमें भी हेल्प करेंगे। और साथ में हमारा ओवरऑल फोकस होगा कि 1.5 लाख केयर गिवर्स लोग ट्रेंड हो जाए, मतलब जो डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, एलोपैथिक हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, ये सारे चीज़ों को अगर जोड़ जाड़ के देखा जाए तो हम सब में मिलाकर 1.5 लाख नए केयर गिवर्स लोगों को ट्रेन करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट इन दिस हेल्थ केयर। नाउ दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बायोफार्मा शक्ति। अब ये बायोफार्मा शक्ति क्या है? तो पहला तो शक्ति का फुल फॉर्म है, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सो आपको ये वाला फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, एब्रीविएशन इज शक्ति, राइट।
ये शक्ति है और शांति क्या है? शांति, न्यूक्लियर वाला, ठीक है जी, न्यूक्लियर वाला शांति है, हेल्थ केयर वाला शक्ति है, ठीक है। सो बायोफार्मा शक्ति, अब इसमें क्या है? द बायोफार्मा शक्ति टू डेवलप इंडिया एज द ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया वांट्स टू ग्रो एज अ बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट, टू बी लॉन्च्ड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस गवर्नमेंट ने क्या किया है? 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है, 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन। दिस बजट will be used in next 5 years, and what is the purpose of this budget? To create India or to develop India as a global manufacturing hub of medicines and all this thing, biopharma के context में, ठीक है, so that India को शक्ति बनाया जाएगा in the global category, ठीक है। Then to build the ecosystem for the domestic production of the biologics and the बायोसिमिलर, मतलब ये और कुछ नहीं, ये मेडिसिन से ही रिलेटेड है, हमको वैसे इकोसिस्टम को डेवलप करना है, ठीक है। फाइनली दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारा एक इनिशिएटिव है, दैट इज महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज दिस इनिशिएटिव रिलेटेड टू? तो द इनिशिएटिव इज कॉल्ड महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें क्या होगा अंडर दिस इनिशिएटिव? टू दिस इनिशिएटिव विल बी लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन खादी इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाथ से जो बुनकर साड़ी बनाता है या कपड़ा बनाता है वो, एंड प्लस खादी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ठीक है। इसके अलावा देयर इज समर्थ 2.0, ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, नया है, दैट इज समर्थ 2.0। ये क्या है? टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम, यानी गवर्नमेंट टेक्सटाइल जो वीवर्स लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उनको टेक्सटाइल से रिलेटेड और अपग्रेडेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर देगी, उसका भी कौशल विकास यानी स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा। उसके लिए जो स्कीम है दैट इज कॉल्ड समर्थ स्कीम। तो आपसे ये पूछेगा कि समर्थ 2.0 या समर्थ स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकेंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी क्या? तो स्किल अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, ठीक है जी, डन। सो दीज आर द डिफरेंट schemes which are launched or which have been announced by the finance minister in this particular budget, ठीक है। तो हमने स्कीम्स देखा है, अब आ जाते हैं फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस बजट, दैट इज डाटा। इस बजट में क्या क्या डाटा शो किया गया है? देखिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हाई लेवल कमिटी बनाया जाएगा बैंकिंग सेक्टर में विकसित भारत के लिए, ठीक है। देन टेक्स्ट प्रपोजल में गवर्नमेंट ने एसटीटी, दैट इज एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी जो भी शेयर आप खरीदते हो बेचते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रेजिंग द एसएसटी ऑन द फ्यूचर फ्रॉम 2.02% टू 2.5%। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है ना, उसमें रिस्क बहुत है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हर आदमी जो कम पैसा है वो भी रिस्क लेने जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, ये बेसिकली इट इज ऑन फ्यूचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया है, एसटीटी दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन द ऑप्शन प्रीमियर एंड द एक्साइज on the options, exercise on the option has been raised to 0.15% from earlier जो 0.10% बोलिए या 100% बोलिए या 125 था, यहाँ से 150 कर दिया गया है, ठीक है। यानी याद रखिएगा ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर इन लोगों ने अगेन इंक्रीज कर दिया है। व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज फ्यूचर, ये एक झटके में समझ में नहीं आएगा। जब आपका इकोनॉमिक्स की क्लास होगी एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली हाउ दिस ऑप्शन ट्रेडिंग लीड टू अ रिस्क। एक रिस्क फैक्टर इसमें ज़्यादा होता है, इसके लिए गवर्नमेंट इसको थोड़ा डिस्करेज करेगी। डिस्करेज ओवरऑल जो लार्ज प्लेयर्स हैं उन लोग तो करेंगे ही, बट जो स्मॉल प्लेयर्स लोग हैं उन लोगों को डिस्करेज भी करने का एक तरीका है, ठीक है। देन
अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ने और क्या बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, जो छोटा छोटा शहर है वहाँ पर रोड बनाएंगे, वहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी हम ज़्यादा देने वाले हैं, सो दैट उसको भी मेन स्ट्रीम, मेन जो शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी उसके जैसा उसके साथ कनेक्ट किया जाए, यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ देना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये एक बार रीड कर लीजिएगा। देन आ जाइए और देखिए, पब्लिक कैपेक्स का मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड और बैड? विच एक्सपेंडिचर इज गुड? कैपिटल ना, इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने भी शेयर किया है कि भैया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले जो भी था लाख करोड़ में, वेर अर्लियर इट वाज 2 लाख करोड़, नाउ इट इज 12 लाख करोड़ में कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, है ना। देन अर्बनाइजेशन, सिटी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है वहाँ पर हमारा फोकस है अर्बनाइजेशन को बढ़ाना, लोड टायर 1 सिटी से थोड़ा कम करना है और ये सिटीज़ को, सो दैट देर इज एन रीजनल एंड इक्वल ग्रोथ इन एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री। ठीक है, और इसीलिए जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लाइक मुंबई को पुणे से, पुणे को हैदराबाद से, हैदराबाद को बेंगलोर से, हैदराबाद को चेन्नई से, चेन्नई को बेंगलोर से, दिल्ली को वाराणसी से, वाराणसी को शिलीगुड़ी से, ये सबको कनेक्ट किया जाएगा। दिस कनेक्टिविटी विल लीड टू दी ग्रोथ ऑफ दीज एरिया एज वेल। ठीक है ना। नाउ गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि एक फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे, डू यू नो व्हाट इज वर्टिकल शेयरिंग? फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन ये रेकमेंड करता है, देयर इज अ कमीशन कॉल्ड फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन 5 साल तक चलता है, फिर उसके बाद नई फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है न्यू रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ये रेकमेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स कलेक्ट किया उसमें से कितना परसेंट वो अपने पास रखेगा और कितना परसेंट वो स्टेट को देगा। राइट, सो करेंटली क्या है, 59% सेंटर अपने पास रखता है, 41% नीचे देता है, मतलब स्टेट को देता है। द सेम थिंग दे विल बी कंटिन्यूइंग। वो जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड होता है दैट विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर, 41% ही वो नीचे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शेयरिंग ऑफ मनी। राइट, देन अब यहां पर कुछ कुछ डाटा गवर्नमेंट ने दिखाया है। देखिए, गवर्नमेंट ने बोला है भाई फिस्कल डेफिसिट का क्या कंडीशन है। फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट? तो इट इज टोटल डिफिसिट माइनस, मतलब सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, क्योंकि एक्सपेंडिचर बड़ा है और टोटल रिसीट कम है, तो जो भी नंबर आया, लाइक फॉर एग्जांपल 30 XYZ कुछ भी आया, दैट इज फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, इतना ही पैसा हम बोरो कर लेते हैं। ठीक है, आप मार्केट से कहीं से भी बोरो करेंगे, बट दैट अमाउंट व्हाट यू गेट इज द बोरोइंग। सो गवर्नमेंट फिस्कल डिफिसिट को कहां पर लेके जा रही है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि इट वाज 4.4, गवर्नमेंट ने बोला इसको कम करके हम 4.3 पर लाने वाले हैं एस्टिमेटेड। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट अपना कर्जा कम करेगी, इसी को कहा जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन, है ना। देन गवर्नमेंट ने बोला भैया दूसरा चीज है, दूसरा बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। दिस ब्लू लाइन इज रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, डिफिसिट कितना रहेगा? तो इट इज 1.5 करेंटली, ये 1.5 ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, देन उसके बाद में टॉकिंग अबाउट दिस प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट कितना होगा? प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? फिस्कल डिफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दो तरीके के लिए, एक घर खरीदने के लिए और दूसरा डेली का खर्चा। डेली का खर्चा में खाना भी आता है और कर्जा भी, पहले से भी कुछ कर्जा वर्जा लेके रखा है उसका भी EMI पे करना होता है। ठीक है, तो आप ये इमेजिन करिए एक पर्सन है, उसको 3 खर्चा है। एक खर्चा है घर खरीदना है, पहला खर्चा, दूसरा खर्चा है खाने के लिए, तीसरा खर्चा है पहले से कुछ लोन वोन ले रखा है उसका EMI पे करना है। 3 खर्चा, और 3 खर्चा बन के हो रहा है 100 रुपीज़। ठीक है, अब उसका इनकम कितना है? तो इनकम हो रहा है सिर्फ 80 रुपीज़।
तो अभी भी 20 रुपीज़ की कमी है। तो टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसीट बचा कितना 20, तो 20 ही इज गोइंग टू बोरो, ही हैज़ टू बोरो, कहीं से बोरो, तो वो हो गया फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट कितना हो गया 20 रुपीज़। अब ये जो फिस्कल डिफिसिट 20 रुपीज़, इसमें हम देखेंगे भैया ये जो घर खरीदने के लिए उसको छोड़ो, खाने के लिए उसको छोड़ो, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में मालूम पड़ा कि हमें 10 रुपया इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये 20 में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दीजिए, तो अब बचा वो जो 10 रुपीज़ बचा, विच इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, नाउ अगर फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट जितना फिस्कल डिफिसिट के बराबर में पहुंचेगा, इसका मतलब सिर्फ आप पैसा उठा रहे हैं कर्जा पे करने के लिए, और जितना कम से कम होगा इसका मतलब आप कर्जा पे करने के अलावा दूसरे काम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या होता है, इस पर्टिकुलर फिस्कल डिफिसिट को भी हमें कहाँ गया है, प्राइमरी डिफिसिट को, ब्लू लाइन ये येलो लाइन है, इसको भी हमें कम करना है, ऑरेंज लाइन को। ठीक है, राइट। सो गवर्नमेंट का फोकस है प्राइमरी फिस्कल डिफिसिट को भी कम करना है 0.1% से, एंड प्राइमरी डिफिसिट को भी 0.1% से कम करना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड हियर। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास जो टोटल रेवेन्यू आता है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रेवेन्यू आपको अरेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ से आता है, सबसे कम कहाँ से आता है, वो ऑर्डर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें सबसे बड़ा शेयर है इनकम टैक्स का। ठीक है, सो इनकम टैक्स इज द फर्स्ट नंबर 1 शेयर 21%। ठीक है, फिर देन कम्स द कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का 18% है, सो दिस इज 1, दिस इज 2। थर्ड नंबर पे क्या आता है, अब सी बोरोविंग को छोड़ दीजिए, ये तो बोरोविंग तो हमें बाद में अलग से कर्जा लेना पड़ रहा है, बोरोविंग को छोड़ने के अलावा हम बात करें कि कहाँ से इनकम आता है। थर्ड नंबर पे जो इनकम है दैट इज जीएसटी, जीएसटी इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। फोर्थ नंबर पे नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को कुछ डिविडेंड रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट ने खुद कहीं पे कर्जा दे रखा है, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ऑल दोज इनकम। ठीक है, देन फिफ्थ नंबर पे गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है एक्साइज ड्यूटी, राइट है, एक्साइज ड्यूटी। फिर सिक्स्थ नंबर पे नेक्स्ट उसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है। कस्टम ड्यूटी जब आप कोई भी माल बाहर से लाने वाले हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर जब लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, देन फिर उसके बाद में नॉन डेट कैपिटल रिसीट और भी कुछ होता है, ये सारा चीज जोड़ जाड़ के। तो अब आपको याद कौन सा रखना है, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग 3-4 आपको याद रखना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एटलीस्ट ये 4 आपको ऑर्डर में पता रहना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने बताया है कि मतलब ये बजट में बताया गया है कि दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, और इसके बाद में जो बच गया हम बोरोविंग करते हैं, 24% हमारा कम ही रहता है, तो हम इतना हम बोरोविंग करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट का पैसा जाता कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर का जो शेयर है दैट गोज इन दिस वन, स्टेट को जो शेयर दिया जाता है, दैट मीन्स 59% अपने पास रखा, 41% नीचे दे दिया स्टेट्स लोगों को। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर सोर्स जहाँ पे पैसा खर्चा हो गया। इसके बाद कौन सा शेयर गया, तो दिस वन, सेंटर सेक्टर स्कीम। डू यू नो व्हाट इज सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम 2 तरीके का होता है, एक होता है सेंटर सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंटर सेक्टर स्कीम जिसमें 100% खर्चा इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट का एक पर्टिकुलर रेशियो में पैसा डिसाइड होता है, 70-30, 80-20, 90-10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो सेंटर सेक्टर स्कीम। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो मेजर शेयर है, सॉरी हमने एक गलत ये कर लिया है, ये है इंटरेस्ट पेमेंट इज द सेकेंड एंड द सेंटर सेक्टर स्कीम इज द थर्ड। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको बाहर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो सारा चीज। ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम दिस देन वी हैव डिफेंस एक्सपेंडिचर, दिस इज द फोर्थ मेजर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देन कम्स द सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर खर्चा कर रहे हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में सिमिलर ऑर्डर में ये दूसरे को भी देख ले, दीज आर द एक्सपेंडिचर, राइट। सो आपको स्टार्टिंग का 3-4 का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि दे में भी आस्किंग यू कि इसको सीक्वेंस में बता दो कौन सा खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। देन फिर देन वी हैव दिस वन, गवर्नमेंट ने ये बताया कि भैया हमारा कैपिटल रिसीट का क्या कंडीशन है। कैपिटल रिसीट पहले 16 लाख करोड़ में था, अब 18 लाख करोड़ का हो गया कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब या तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है या तो फिर एसेट्स जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है अगर आपका रिसीट बढ़ रहा है तो कैपिटल रिसीट इज नॉट गुड। ऑन दी अदर एंड रेवेन्यू रिसीट का कितना है, इट वॉज 33, अब हो गया है 35 लाख करोड़ में हम पहुंच गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाए, सो गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो पहले 14 था, अब 17 पे गया, ये अच्छी बात है, राइट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले 38 था, ये 41 हो गया, ये अच्छी वैसी बात नहीं है, ठीक है। ये खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, बट ये दिस इज द डाटा जो आपको रफली पता होना चाहिए। ये रफली नंबर आप आंसर में कोट कर सकते हो और करना ही पड़ता है, राइट। देन उसके बाद में दे हैव ऑल्सो शोन कि सेंटर का ये जो येलो कलर का पिलर, ये जो पिलर जैसा बनाया है, बार जो बना हुआ है, दिस इज सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है। ये टैक्स रेवेन्यू, दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। एंड दिस वन, दिस ब्लैक लाइन, ये है नॉन डेट कैपिटल रिसीट, मतलब कैपिटल रिसीट लेकिन कर्जा से नहीं आया है, यानी असेट बेच के आया है ना, वो भी अच्छी बात नहीं है। सो ये भी हमारा वैसे तो खैर बढ़ ही रहा है। तो ये ग्राफ को एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए कि व्हाट इज द सिनेरियो, हाउ द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, वो समझने के लिए आपके ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। देन स्टेट को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारा शेयर बढ़ रहा है, पहले 23 लाख करोड़ करते थे, अब 26 लाख करोड़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका 41% जो है वो उतना बैठ रहा है। गवर्नमेंट का जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसपोर्ट में है, उसके बाद डिफेंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर द डिफरेंट एरिया जहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते जा रही है। ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स यानी सिक्योरिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, एजुकेशन, एनर्जी, देन हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डेवलपमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया कि भैया हमारा रेवेन्यू का क्या कंडीशन है, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना है, पहले 11.4 लाख करोड़ था, अब 11.2, तो टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है। टैक्स रेवेन्यू कम होने का मतलब हो गया है हमने यहाँ पर टैक्स में एग्जाम्पशंस काफ़ी प्रोवाइड किया है, दिस इज द रीज़न, हाँ बस, राइट। डायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है, 6.8 से 6.9। हमने टैक्स बढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारा डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स हमने कम कर दिया है, मतलब सामान गुड्स के ऊपर हमने टैक्स को कम किया है, इसका मतलब गुड्स को हमने सस्ता कर दिया। गुड्स सस्ता करने का मतलब होता है कि ईज़ ऑफ लिविंग को हम सपोर्ट कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ये सारा चीज़ बताया। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो ये सारा चीज़ ग्राफ है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। सो वी आर डन विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई होप आपको ये बजट से रिलेटेड सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है जी, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में विथ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू जी।